चलो तो मेरे में से तुम लोगों का जो भी ट्वेल्थ के सिलेबस स्टार्ट होने का शायद मैम बात करेगी तुम लोगों से। दिव्या मैम ना तुम लोगों से बात करेगी कब सिलेबस कैसे होगा। और मैंने बोला अगले वीक से शायद कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ट्वेल्थ के सिलेबस आ जाएंगे। तो इतना टेंशन मत लो, तुम्हारा बोर्ड का अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, जो भी टर्म 2 के पेपर आने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो भी इकोलॉजी है वो मेनली फोकस किया जाएगा ना। और मेरे में से जो नीट का जो एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई सेकेंड वीक में होगा। ठीक है, जुलाई के सेकेंड वीक में होगा। और बोर्ड का एग्जाम लगभग तुम्हारा हो जाएगा मई में। मई अगर 15 तक भी कंप्लीट हो जाएगा, 20 तक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम्हें लगभग पूरा का पूरा 50 डेज टाइम मिल जाएगा। पूरा जून मिल जाएगा, लगभग जुलाई के भी कुछ दिन मिल जाएंगे, तो लगभग 50 डेज का टाइम मिलेगा बीच में। ये इनफ होगा तुम्हारा ना। अभी बोर्ड का डेट ऐसे आया नहीं है, जैसे कि मान लेते मई में होगा, मई 20 तक कंप्लीट हो जाएगा और जुलाई सेकेंड थर्ड वीक तक जाएगा तुम्हारा नीट के एग्जाम का। चलो ठीक है, तो क्या हम लोग आगे में सेल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करें या कोई तुम्हारे डाउट है उसको करें? फटाफट बोलो। सेल वाला जो चैप्टर था हमने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया था, यूकैरियोटिक सेल हमें आगे कंटिन्यू करना था। बोलो जैसा क्या करना है बोलो। क्या सेल वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करते, सेल यूनिट ऑफ लाइफ? आज यूकैरियोटिक सेल को करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक कर लेंगे यूकैरियोटिक। आसान सा टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, सबने पढ़ा ही है अच्छे से यूकैरियोटिक सेल के बारे में। चलो, प्रोकैरियोटिक आसान थे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल से करा रखा था कि मीजोसोम क्या है, क्रोमैटोफोर क्या है, फ्लैजेला क्या थे, फिम्बरी क्या थे, पिलाई क्या थे, ये हमने पूरा डिटेल से पिछले क्लास में कवर कर लिया था। चलो, तो आज हम लोगों को मेन करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से देखो, तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले जानना है कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल, पहले तो एग्जांपल जान रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर में कौन आएंगे। यूकैरियोटिक सेल यानी कि जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस किसे कहते हैं मैंने पूरे अच्छे से बताया है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना। ये देखिए सेल है, सेल के अंदर जो डीएनए है वो वेल कवर्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। अंदर में फ्लूइड होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे, अंदर में न्यूक्लियोलस होगा। तो जिनके अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसी को ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। सर कौन कौन आएगा? तो याद कीजिए, विटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इन 5 किंगडम के अंदर में केवल जो मोनेरा वाला पार्ट था, केवल जो मोनेरा वाला पार्ट था वो प्रोकैरियोटिक थे। बाकी जो भी थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक नेचर के थे। तो हम लोग आज यूकैरियोट के डिटेल करेंगे। आसान सा टॉपिक है, सबको अच्छे से आता है। ठीक है, सबसे पहले आप यूकैरियोटिक के डिटेल में जाइएगा तो आपको मिलेगा बच्चे लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डायरेक्टली नीट में ही क्वेश्चन आ जाता है। सेल वाले चैप्टर से हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई डिफिकल्ट चैप्टर तो है नहीं, बहुत इजी सा चैप्टर होता है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ध्यान सुनिए, कहा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर में बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से कवर्ड कुछ सेल ऑर्गेनल है। पहला चीज, मेम्ब्रेन से कवर्ड यानी मेम्ब्रेन बाउंड कुछ सेल ऑर्गेनल है जो आपस में बच्चा फंक्शनली वेल कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शनली, फंक्शनली यानी काम करने के बेसिस पे वेल कोऑर्डिनेटेड है, वो आपस में मिलजुल करके ना एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल को कहते हैं बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि बताइए कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में डिफिनीशन क्या है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे। तो अब सिंपल बोलिएगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल होगा जो फंक्शन के बेसिस पे बच्चा वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, यानी मिल करके काम करे। सर कौन कौन होगा? तो आप पढ़िएगा बच्चा, ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
अब पढ़िएगा गोल्जी बॉडी यानी जीबी, अब पढ़िएगा लाइसोसोम, और बच्चा पढ़िएगा वैक्यूल। इनके फंक्शन बच्चा वेल कोऑर्डिनेटेड है, वेल कोऑर्डिनेटेड है। कैसे हम पढ़ेंगे कि ईआर क्या करता है, फिर जीबी क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या करता है, वैक्यूल, ये सभी मिल करके एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो इसे कहेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की ये पार्ट है। नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड, और अब पढ़िएगा ना परऑक्सिज्म, कुछ नाम सुना होगा आपने परऑक्सिज्म, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी में ये तीन जो सेल ऑर्गेनल है ये कोई इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, यानी ये तीनों में बच्चा आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। तो ये तीन बच्चा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, एक पेज इसमें कवर्ड है, अब अच्छे से कर लीजिएगा ना, टॉपिक अच्छे से कीजिएगा। अब हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, चैप्टर आसान है तो समझ में आएगा आपको। सबसे पहले देखिए, ये आपका एक मैंने सेल ले लिया यूकैरियोट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए ध्यान से समझिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर में देखिए ये है आपका, ये अंदर में मैंने बनाया, ये आपका डीएनए बच्चा, डीएनए, ठीक है, डीएनए बोलिए या क्रोमोसोम बोलिए, सेम। दे आर द वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर वेल कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी को आता है, सभी को आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच नेटवर्क लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, नेट की तरह जालेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपने पढ़ा होगा बचपन से, सभी को मालूम है कि ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है वो बच्चा दो तरह के होंगे, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर में राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर अटैच होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके अंदर में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा उसे कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सभी को अच्छे से आता है, जिनके अंदर में राइबोसोम अटैच्ड है, सरफेस रफ दिखेगा, तो उसे कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके अंदर में कोई भी राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं, कोई सरफेस में बच्चा राइबोसोम नहीं है, तो दिखने में स्मूथ होंगे, नाम होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला चीज क्लियर है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब तुम्हारे दिमाग में शायद चल सकता है कि सर राइबोसोम जो अटैच्ड है वो क्यों अटैच है, ये आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं राइबोफोरिन, स्पेशल प्रोटीन होता है राइबोफोरिन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफोरिन नाम का प्रोटीन है, इसलिए उसके सरफेस पे कौन अटैच हो गए, राइबोसोम। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये राइबोसोम कैसे है सर, 70S है या 80S है, तो आप बहुत आसानी से आंसर करके आइएगा। ये जो राइबोसोम है वो बच्चा 80S है, ये राइबोसोम कैसे बच्चा 80S, ठीक है। अब आपको ये भी बताया गया होगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम है, राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएंगे, यानी आरईआर का काम क्या होगा बोलो, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम अटैच है, तो उसका काम क्या होगा, सर बहुत आसान है, प्रोटीन बनाएंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है बच्चा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। तो सर एसीआर क्या करेगा बोलो तुम लोग, कोई स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम है क्या, नहीं सर नहीं है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चा लिपिड बनाएगा, क्या बनाएंगे, लिपिड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आएगा कि एक सेल है बच्चा जो कि ऐसा एंजाइम या हार्मोन बना रहा है जो बच्चा प्रोटीन नेचर की, कोई ऐसा सेल है जो बच्चा हार्मोन जो बना रहा है वो प्रोटीनेशियस है, प्रोटीन वाले हार्मोन है, तो उनके अंदर में ज्यादा कौन डेवलप्ड होगा, आरईआर या एसीआर। तो आप बोलिएगा सर प्रोटीन ज्यादा बना रहा है, तो उसके अंदर में अगर प्रोटीन ज्यादा बन रहे यानी उसके अंदर में आरईआर वेल डेवलप्ड होगा। लेकिन अगर वो सेल लिपिड वाले हार्मोन ज्यादा बना रहा है, लिपिड वाले हार्मोन ज्यादा बना रहा है, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रहा है,
ना, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चा उसमें ACR वेल डेवलप्ड हो। लिपिड को हम आपको आपको कहना पड़ेगा बच्चे स्टेरॉइड वर्ड। आप पढ़ते हो ना कि लिपिड का एक टाइप है स्टेरॉइड, और बहुत सारे हार्मोन है वो स्टेरॉइड नेचर के, जिसे आप पढ़ते हो बच्चा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये पढ़ते हैं ना। तो लिपिड का एक टाइप है बच्चा स्टेरॉइड। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि RER का फंक्शन क्या है, ACR का फंक्शन क्या है। कोई गड़बड़ नहीं, ACR में राइबोसोम नहीं है, स्मूथ दिखेंगे और वो लिपिड या स्टेरॉइड बनाएंगे। RER में राइबोसोम है तो वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अच्छे से समझ में आता है। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर कर रहा हूं। ये देखिए, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल। सेल के बीच में जो खाली जगह स्पेस आपको दिख रहा है, ये व्हाइट वाला खाली स्पेस दिख रहा है। तो दो सेल के बीच में जो खाली स्पेस है इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच का जो खाली स्पेस है सभी को मालूम है, इंटरसेलुलर स्पेस। अब मुझे बताइए, ये सेल है, इस सेल के अंदर में जो खाली जगह है इसे क्या कहेंगे, इस स्पेस को क्या कहेंगे। सेल के अंदर ही खाली जगह है तो उस स्पेस को क्या कहिएगा, तो उसका नाम देंगे इंट्रासेलुलर स्पेस। क्या नाम देंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस। क्या आपको समझ में आया। जो दो सेल के बीच की खाली जगह है, दो सेल के बीच का जो गैप है, ये हो गया बच्चा, ये गैप हो गया इंटरसेलुलर स्पेस। एक ही सेल के अंदर का जो खाली जगह है तो नाम हो गया इंट्रासेलुलर स्पेस। बोले हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वर्ड मेंशन किया इसलिए मुझे बताना पड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए सेल है, सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस है समझिए, यहां पर बच्चा न्यूक्लियस है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, इस इंट्रासेलुलर स्पेस को बच्चा दो कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बोले मतलब जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसे दो कंपार्टमेंट में कन्वर्ट किया। एक जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला खाली जगह है, उसे कहा एनसीईआरटी ने बच्चा ल्यूमिनल स्पेस। एनसीईआरटी ने उसे कहा है ल्यूमिनल स्पेस। जो अंदर का जो खाली जगह है उसे कहेंगे ल्यूमिनल स्पेस। और जो बाहर वाला आपको खाली जगह दिखेगा, ये बाहर वाला ना ना यानी साइटोप्लाज्म वाला, उसे एनसीईआरटी ने कहा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस आ गई बात समझ में। यानी जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है उसे एनसीईआरटी ने कहा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर खाली जगह है उसे एनसीईआरटी ने कहा है ल्यूमिनल स्पेस। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अंदर की खाली जगह को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को कहा जो अंदर वाला है, अंदर वाला है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लुमिनल स्पेस। यानी ये वाले नीले वाले, ये हो गया ल्यूमिनल स्पेस। और जो बाहर वाला बचा साइटोप्लाज्म वाले, उसका नाम हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर है, 100% समझ में आ गई। चलिए, तो ईआर का मेन काम आपको समझ में आ चुका है। अब सेकेंड एनसीईआरटी में जब देखिएगा तो आपको मिलेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने कंपोनेंट से बने, यार कितनी तरह से बने। तो आपको याद रखना ईआर में बच्चे दो मेन कंपोनेंट है। एक जो है जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, चपटे, फ्लैट मतलब चपटे, फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसका नाम होगा बच्चा सिस्टर्नी, जो आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। देखिए ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया, ये बच्चे सिस्टर्नी है, ये दूसरा सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है। तो जो फ्लैट स्ट्रक्चर है उसको हमने एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड है। और दूसरा जो ईआर का पार्ट होगा वो ट्यूब से बने होंगे, इधर इधर ट्यूब बने हुए, कभी कभी ये ऐसे ब्रांच भी हो सकते हैं, कभी कभी ब्रांचिंग भी हो सकती है, तो इसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स, इसे कहते हैं ट्यूब्यूल्स। चलिए, जब आप एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ोगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो मेनली सिस्टर्नी से बना है, मेनली सिस्टर्नी से बना है, फ्लैट स्ट्रक्चर वाले से बना है, ऐसा जो फ्लैट स्ट्रक्चर है ऐसे वाले से बना है। और मेनली जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेनली ट्यूब्यूल से बना है।
मेनली मैंने वर्ड यूज किया ट्यूब्यूल से बने, तो ये याद रहेगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी का ये चीज को पहले क्लियर कर देता हूं, मैं दिखा देता हूं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं। देखिए चलो, तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी में हमने कवर किया। टॉपिक आज का था बच्चे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने आपको एकदम क्लियर किया कि सेल के अंदर में कुछ ऐसे मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनेल है जो फंक्शन के बेसिस पे आपस में मिलजुल करके, फंक्शनली वेल कोऑर्डिनेटेड, आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। तो उसके अंदर में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे याद रहेगा, ईआर, जीबी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। एनसीईआरटी ने एकदम क्लियर कट लिखा है, since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with the above component, they are not considered as a part of the endomembrane system. तो 3 सेल ऑर्गेनेल याद रखिएगा, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो लोग फंक्शनली वेट कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमने ईआर कवर किया। ईआर का स्ट्रक्चर को देखिए, तो आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ दिखेगा। एनसीईआरटी में फिगर भी बने हुए हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो अब मुझे देखिए कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो क्या वहां पर ट्यूब लाइक दिख रहे, वो मेनली ट्यूब से बने हैं। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें राइबोसोम अटैच है, उसमें कैसा है, फ्लैट इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, सिस्टर्नी। डन, समझ में आ गया फिगर। चलिए सर, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे? हाँ, दोनों के दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो अटैच है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, तो एनसीईआरटी ने लिखा है ईआर डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस। एनसीईआरटी के वर्ड्स को देखो, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, दो क्लियर कट दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। दैट इज ल्यूमिनल यानी इनसाइड ईआर वाला ल्यूमिनल, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म वाले पार्ट को। हो गई बात। अब ईआर जो है ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, बाहर में वो राइबोसोम से अटैच है। द ईआर बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर द स्मूथ। अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। अब करेगा क्या, आरईआर और एसीआर के फंक्शन, तो मैंने क्या तुम्हें समझाया, जहां भी राइबोसोम होगा वो प्रोटीन बनाएगा। तो जो आरईआर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्विंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, जो सेल लगातार प्रोटीन बना रहा है और सिक्रीट कर रहा है, उनके अंदर में कौन डेवलप्ड होगा, आरईआर। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। वो कहां से जुड़े हुए, वो एक्चुअली में जुड़े कहां है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही तो जुड़े हुए हैं ना। चलिए, एसीआर इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल। लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड एसीआर। हमारे अंदर में बहुत सारे हार्मोन लिपिड के टाइप एक होते हैं स्टेरॉइड, उससे बने होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पढ़ते हो टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो सेल रिलीज कर रहा है उनके अंदर में एसीआर वेल डेवलप्ड होगा। तो मेरे में से आप लोगों को एकदम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तब कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बोलो फटाफट, क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फटाफट हैंड रेज करो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 100% आपको आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बहुत आसान है। चलिए, तो आपको ईआर तो क्लियर है। चलिए अब ध्यान सुनिए, सर डीएनए ने बनाया आरएनए। देखिए समझिए अब कॉन्सेप्ट, जो न्यूक्लियस में डीएनए था, डीएनए से क्या बने, आरएनए। ये आरएनए गया राइबोसोम के पास, और राइबोसोम ने क्या बना दिया, प्रोटीन। क्या बना दिए, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, बाहर में मेम्ब्रेन से कवर हो जाएगा, बन गया बच्चा वेसिकल। क्या बन गया, वेसिकल। ध्यान सुनिएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को बाहर से कवर कर दिया, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वेसिकल। अब ये वेसिकल चलेगा सर कहां, तो यहां पास आपको एक स्ट्रक्चर मिलेंगे
जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, गोल्जी बॉडी में भी होगा बच्चा सिस्टर्नी, लेकिन बच्चे ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, बच्चे कनेक्टेड नहीं है। एक सिस्टर्नी बनाया, ये मैंने दूसरा सिस्टर्नी बनाया, ये मैंने तीसरा सिस्टर्नी बनाया। सर कितने सिस्टर्नी बनाइएगा? एनसीईआरटी में बोला वेरी नंबर, ये कई सारे नंबर में मौजूद है, तो आप 3 4 5 बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको करना गया है कि जो वेसिकल है वो गया कहां गए भाई? वो चले गए गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ है उसे बच्चा हम लोग सिस एंड कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस। क्या समझ में आया? और गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे कहेंगे ट्रांस। क्या आपको समझ में आया? गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ है उसे कहेंगे सिस, और गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है वो बच्चा हो गया ट्रांस। इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वो जगह है, कॉन्वेक्स वो पार्ट है गोल्जी बॉडी का जो न्यूक्लियस की तरफ है, और जो अपोजिट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे कहेंगे कॉनकेव। कॉनकेव। और एक और वर्ड एनसीईआरटी ने दिया है जो न्यूक्लियस की तरफ है उसे कहेंगे फॉर्मिंग एंड। क्या कहेंगे? फॉर्मिंग एंड। और जो एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है उसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, मैच्योरिंग एंड। ये 3 वर्ड याद रहेगा, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। सर ये करता क्या है, क्यों है फॉर्मिंग एंड, मैच्योरिंग एंड? कोई तो काम होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसे अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। मैंने क्या बोला, वापस से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने बोला ये भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस था, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। न्यूक्लियस में क्या थे? डीएनए। डीएनए से क्या बना? आरएनए। डन। आरएनए कहां गया? तो सर आरएनए से अटैच था, ये न्यूक्लियस से अटैच था एक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम अटैच थे, तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां क्या बन गए? प्रोटीन। क्या बना भाई? प्रोटीन बन गए। अब ये प्रोटीन को मैंने क्या किया? मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। मेम्ब्रेन से कवर कर दिया, क्या नाम दिया था? वेसिकल। ये वेसिकल जाएगा कहां? ध्यान से सुनो, ये वेसिकल जाएगा गोल्जी बॉडी के तरफ। सर क्यों गोल्जी बॉडी के तरफ गया? सर क्यों? ये जब जाएगा, वेसिकल जाएगा, तो ये गोल्जी बॉडी को प्रोटीन दे देगा। और इधर कौन थे? इधर कौन थे? ध्यान सुनिए, इधर थे एसीआर। इसने क्या बनाया? लिपिड। इसने क्या बनाया? लिपिड। लिपिड को क्या किया? मेम्ब्रेन से कवर किया और ले जाकर के गोल्जी बॉडी को दे दिया। यानी सेल में जो भी प्रोटीन बनते हैं, ये लिपिड बनते हैं, वो गोल्जी बॉडी को दे देते हैं। अब गोल्जी बॉडी इसमें 3 काम करेगा। पहला, इस प्रोटीन या लिपिड का करेगा मॉडिफिकेशन। क्या करेगा? मॉडिफिकेशन। सर मॉडिफिकेशन का मतलब सिखा रहा हूं। मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ बदलाव लाएगा। मॉडिफिकेशन के बाद में उसको पैकेज करेगा, यानी उसके बाहर में मेम्ब्रेन से अच्छे से कवर करेगा, पैकेजिंग। उसके बाद में उस चीज को सेल से बाहर सिक्रीट कर देगा, तो एनसीईआरटी कहेगा सिक्रीशन। तो गोल्जी बॉडी के हो गए 3 काम। जो भी प्रोटीन आया, यहां देखिए प्रोटीन आए, जो भी प्रोटीन यहां आया, ये प्रोटीन आ गए, इधर से लिपिड आ गया। तो सर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? तो जो भी प्रोटीन आया, पी फॉर प्रोटीन आए, उनके अंदर में जोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट और उसे बना देगा ग्लाइकोप्रोटीन। हमने क्या बोला? जो प्रोटीन आए उनके अंदर में शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, जुड़ गए। देखिए ग्रीन कलर के मैंने शुगर जोड़ दिए, तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर वो लिपिड आया था, लिपिड आए थे, तो उनमें कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, नहीं शुगर जोड़ दिए, तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। क्या बन गए? ग्लाइकोलिपिड। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा? ग्लाइकोसाइलेशन। यानी कि हमने शुगर अटैच कराया। अब अटैच करा दिया,
मैंने शुगर अटैच कर दिया लिपिड में, बन गए ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन में अटैच किया, बन गए ग्लाइकोप्रोटीन। यही है मॉडिफिकेशन। जिस तरफ मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा इसलिए कहा फॉर्मिंग एंड, इसलिए से क्या कहा फॉर्मिंग एंड। बोले ठीक। अब ये दूसरे सिस्टर्नी को दे देंगे, ये चला जाएगा दूसरे सिस्टर्नी में और फर्दर प्रोसेसिंग कीजिए। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो भी बन गए आपके, ये जो भी आपके प्रोटीन मॉडिफाई हो गए ना, उनके हमने क्या किया, वापस से मेम्ब्रेन से कवर किया। इसी को कहेंगे पैकेजिंग। इसको प्रोटीन में कन्वर्ट होना था, एंजाइम में, हार्मोन में, किसी में कन्वर्ट होना था, तो मैंने उसको मॉडिफाई किया, प्रोटीन प्लस शुगर अटैच कर दिए। फर्दर और कोई मॉडिफिकेशन करना था मैंने कर दिए, और इसी प्रोसेस को कहेंगे पैकेजिंग। हमने उसे पैकेज आउट कर दिया, पैकेजिंग कर दी। आ गई। अब पैकेजिंग के बाद में ये चला और जा करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके जुड़ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में ये जो भी प्रोटीन्स थे, मॉडिफाइड जो प्रोटीन्स थे, इस प्रोटीन को अब सेल से बाहर में रिलीज कर दिया गया। इसी को कहते हैं सिक्रीशन, इसी को कहते हैं सिक्रीशन। आई बात समझ में? जैसे आप सुनते हो कि ग्लैंड कुछ सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं ना, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो भाई प्रोटीन किसने बनाया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। गोल्जी बॉडी ने उसका मॉडिफिकेशन किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, उसे एंजाइम या हार्मोन में कन्वर्ट किया। उसके बाद में उसने उसे पैकेज किया, मेम्ब्रेन से कवर करके पैकेज किया। उसके बाद में इसने सेल से बाहर में रिलीज करा दिया। तो सेल से बाहर जाना, इट इज अ सिक्रीशन। तो मॉडिफिकेशन समझ में आया, पैकेजिंग समझ में आई, सिक्रीशन समझ में आया। अब ऐसे समझो कि कोई फैक्ट्री है, वो कपड़े बनाती है। कोई फैक्ट्री है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्लॉथ बनाती है, कपड़े बनाती है, कपड़े बनाती है। अब ये कपड़े बना करके वो जीबी में, गोल्जी बॉडी में भेज देगी। सर क्यों? गोल्जी बॉडी का काम है उस कपड़े का मॉडिफिकेशन करे, उसको कट करे। अब वो शर्ट बनना है, पैंट बनना है, ठीक है भाई, कोई ना कोई गर्ल्स का ड्रेस बनेगा, किसका ड्रेस बनेगा, बच्चों का ड्रेस बनेगा, कोई ना कोई ड्रेस बनाओगे, कपड़े बनाओगे, ये तो मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन करने के बाद मान लो शर्ट बन गई, तो शर्ट को तुम क्या करोगे, चारों तरफ से अच्छे से कवरिंग करोगे, इसी को पैकेजिंग कह दीजिए। चारों तरफ से अच्छे से पैकेजिंग कर दिया, और उसके बाद में आपके घर में भेजा जाएगा। तो उसने, फैक्ट्री ने क्या किया, उस पैकेज को बाहर में रिलीज कराया, तो इसी को मान लीजिए सिक्रीशन हो गया। तो कपड़ा बनाने का काम, यानी प्रोटीन बनाने का काम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन कपड़े को मॉडिफाई करना, उसको पैकेज करना और बाहर फैक्ट्री से रिलीज करना, वो गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी के 3 काम आप सभी को याद रहेगा, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड द सिक्रीशन। कोई गड़बड़ नहीं करो। तो जो भी, इसलिए कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। हम गोल्जी बॉडी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। सर क्यों? सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनेगा वो आएगा गोल्जी बॉडी में, जो भी लिपिड है आएगा गोल्जी बॉडी में। अब गोल्जी बॉडी पैकेज करने के बाद बोलेगा तुझे भाई सेल से बाहर जाना है या तुझे सेल के अंदर रहना है। तेरा एंजाइम बनेगा, हार्मोन बनेगा, क्या बनेगा, और सेल के बाहर जाएगा या सेल के अंदर रहेगा, ये सारा का सारा ट्रैफिक कौन संभालेगा? गोल्जी बॉडी। इसलिए सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है? तो आंसर लिख दीजिएगा गोल्जी बॉडी। आ गई बात समझ में? अब देखिए, तो सेल यहां पर मस्त क्या कर रहा है, प्रोटीन को मॉडिफाई करके एंजाइम बना रहा है, एंजाइम बना करके सेल से बाहर रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर उसे लगे कि हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, पैकेज करना है और अपने घर में ही यूज करना है, तो उसने ढेर सारे एंजाइम्स बनाए, और ढेर सारे एंजाइम्स बनाए, ई फॉर एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, ढेर सारे एंजाइम बनाए, और उसने इस वेसिकल को, वेसिकल क्या होता है, मेम्ब्रेन को कवर कर दिया। कोई भी स्ट्रक्चर है बाहर से कवर्ड है मेम्ब्रेन से, नाम देंगे वेसिकल। तो उसने इस स्ट्रक्चर जो वेसिकल बनाए, उनके अंदर में ढेर सारा एंजाइम स्टोर कर दिया, और उसने बाहर रिलीज करने की जगह सेल के अंदर में ही रख लिया। यही सेल ऑर्गेनेल बन गया जिसे आप कहते हो लाइसोसोम।
इसी को क्या कहते हैं आप, लाइसोसोम। तो एक्चुअली में लाइसोसोम किसने बनाया, लाइसोसोम के अंदर बोला जाता है बच्चा 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम। लाइसोसोम जिसे आप कहते हैं सुसाइडल बैग, सेल का सुसाइडल बैग है। तो लाइसोसोम के अंदर लगभग 50 टाइप्स के एंजाइम है, जो प्रोटीन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकते हैं, आरएनए डीएनए को भी तोड़ सकते हैं। ये सारे एंजाइम बनाया किसने, तो एंजाइम तो प्रोटीन से बने होते हैं, तो सारा प्रोटीन बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना करके गोल्जी बॉडी को दिया, गोल्जी बॉडी ने उसमें मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर बदलाव लाए, उसको मेम्ब्रेन से कवर्ड किया और सेल के अंदर में ही एक ऑर्गेनेल के फॉर्म में रख लिया, जिसका नाम क्या दिया आपने, लाइसोसोम। इसलिए एक वर्ड पढ़ना होता है GERL। बोलिए ये क्या है सर, ध्यान सुनिए, एल फॉर लाइसोसोम। बताओ लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसने कराया, तो दोनों ने मिलकर के कराया। जी मतलब गोल्जी बॉडी, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बनाए, इस प्रोटीन को मॉडिफाई किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। एंजाइम में किसमें कन्वर्ट किया, गोल्जी बॉडी ने। उसका पैकेजिंग किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। तो गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल करके किसका फॉर्मेशन करते, लाइसोसोम। आ गई बात समझ में। अब देखिए, तो सर लाइसोसोम करेगा क्या, बहुत आसान है, सबको मालूम है। लाइसोसोम के बारे में तो सबको मालूम है ना, कि लाइसोसोम जो है उनके अंदर में आपको याद रखना है दो तीन चीज। दे कंटेन 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो सर हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ, मतलब कि हाइड्रो मतलब पानी, पानी के हेल्प से वो सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे। अगर प्रोटीन तोड़ना है, लिपिड तोड़ना है, डीएनए तोड़ना है, आरएनए तोड़ना है, जिसको भी तोड़ेंगे वाटर ऐड करके, वाटर ऐड करके वो तोड़ेंगे, तो नाम पड़ा क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है। सेकेंड चीज, ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब बच्चा पीएच एसिडिक होगा। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। लाइसोसोम के अंदर 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन तभी करेंगे जब कंडीशन कैसा हो, एसिडिक हो, और बच्चा वो लगभग 5 के आसपास हो, पीएच 5 के आसपास होगा, तभी ये फंक्शन करेंगे। अगर क्वेश्चन में रहा 7 पीएच है, मान लो बच्चा 7 पीएच है, तो लिख के आइएगा वो कोई काम नहीं करेगा, इनएक्टिव है वो बच्चा, इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि पीएच कितना चाहिए था फंक्शन करने के लिए, एसिडिक यानी 5 चाहिए था। बोले ठीक है। अब यहां पास सर कौन कौन से एंजाइम है, तो ये बच्चा सब एंजाइम में आप एज वर्ड जोड़ देना, हो जाएगा काम, एज, ASE। बोले मतलब ये जोड़ दीजिए, लाइपेज, तो नाम में क्लियर है, लिपिड तोड़ने वाला। आरएनएज, नाम में क्लियर है, सब में एज वर्ड जोड़ दो। प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज एकदम आसान है। कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है। चलिए, तो सर ये होते क्यों है, ये होते क्यों है, तो ये आपके अंदर में जो भी आप फूड खाएंगे, ये सेल है, ये सेल है ना, ये फूड है, फूड आपके अंदर में आ गया, तो फूड के अंदर प्रोटीन होंगे, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये जो भी फूड आ गया, कॉम्प्लेक्स फूड आ गए, इस कॉम्प्लेक्स फूड को कौन पहले बाइंड करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम अपने एंजाइम के हेल्प से क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करेगा उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। आ गई। तो ये बच्चा खाना सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन ये खाने को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कर सकता है। बोले मतलब, आपको मैंने बोला था ये फूड है, ये फूड है बच्चे, कॉम्प्लेक्स फूड है, और ये है फंगस, फंगस, F4 फंजाई, फंजाई, फंजाई का बॉडी किससे बना होता है, लॉन्ग फिलामेंट। अब फंगस क्या करेगा, ये फंगस अपने बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करेगा, बताया था। तो एक्चुअली में फंगस के सेल में कौन है, लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर में ढेर सारी क्या है, एंजाइम्स। अब वो इस एंजाइम्स को बाहर रिलीज किया, इसी एंजाइम के हेल्प से फूड का डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटेंगे, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी जहां भी डाइजेशन की बात है, खाना पचाने की बात है,
सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, काम कौन करेगा? लाइसोसोम। अब देखिए इसका एक और फंक्शन, मान लो ये सेल है और ये व्हाइट वाला आपका लाइसोसोम है जिसमें एंजाइम्स भरे। मान लो आपके सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया था खराब हो गया, या गोल्जी बॉडी खराब हो गई, कोई सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गया, क्या करोगे? तो लाइसोसोम क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने पास में बुलाएगा, उससे मर्ज होगा, बाइंड करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को वो डाइजेस्ट कर देगा। अगर गोल्जी बॉडी खराब हो गया है या ज्यादा नंबर में, हमें नंबर नहीं चाहिए भाई, हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिड ज्यादा नंबर में है, ठीक है, तो लाइसोसोम उस सेल ऑर्गेनल से बाइंड करेगा, एंजाइम की हेल्प से उसे डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी सेल ऑर्गेनल को रिप्लेस करने की बात, सेल ऑर्गेनल खराब हो गए, सेल ऑर्गेनल खराब हो गया तो उसे डाइजेस्ट कैसे करेंगे? लाइसोसोम की हेल्प से करेंगे। अगर गलती से लाइसोसोम का मेम्ब्रेन फट जाए, देख लीजिए ये आपका सेल है, समझिए ये आपका सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है। गलती से लाइसोसोम के जो लेयर थे, मेम्ब्रेन थे, वो फट जाए, मान लो ये फट गया, फट जाएंगे तो क्या सारे एंजाइम बाहर निकल जाएंगे? एंजाइम तो बाहर निकल जाएगा। कौन कौन एंजाइम है? लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले। तो ये बच्चा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, उसी को डाइजेस्ट कर देगा। जो गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी मेम्ब्रेन से बने, लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से ही तो बने होंगे, तो उनको भी डाइजेस्ट कर देगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही डाइजेस्ट कर देगा, गोल्जी बॉडी को ही डाइजेस्ट कर देगा, यानी पूरे सेल को मार देगा। जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो अगर रिलीज हो गलती से, तो पूरे सेल के अंदर में सारे सेल ऑर्गन्स को मार देगा, तो एक तरह से सेल का डेथ हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग। इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो सर ये तो नुकसान वाला चीज है, नहीं ये फायदे वाला चीज है। बोले सर फायदा कैसे? समझिए ध्यान से, समझा रहा हूं। मान लो सेल खराब हो गया, कैंसरस सेल हो गए, वो सेल खराब हो गया, म्यूटेशन हो गई, खराबियां हो गई, क्या सेल को मरना नहीं चाहिए? सेल को मरना नहीं चाहिए? हाँ सर मरना चाहिए। मैं दो चीजें समझा रहा हूं। जैसे कि आप फ्रॉग के अंदर में देखोगे, जब वो लार्वल फॉर्म में होता है तो टैडपोल होते हैं। फ्रॉग का लार्वल फॉर्म कौन होता है? टैडपोल। और उसके अंदर बच्चा टेल होते हैं। क्या होते हैं? टेल। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये बच्चा टेल नहीं होती, उनमें उनके अंदर टेल वाला पार्ट नहीं होता। तो टेल कहां गायब हो गया? टेल अपने आप कैसे गायब हो गया? जब बीच में लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में जाना, इसे आप कहते हो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, उनके अंदर बदलाव आते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गन, बहुत सारे जो ऑर्गन है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। सर कैसे? तो उनके अंदर लाइसोसोम एक्टिवेट हुआ, सेल को डिग्रेड कर दिया, धीरे धीरे पूरा ऑर्गन ही खराब हो गए, डाइजेस्ट हो गए, तो टेल बच्चा हट गए। आई बात समझ में? जैसे हमारे अंदर बोला जाता है कि हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो फिंगर है ना आपस में जुड़े रहते हैं, ये सारे फिंगर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग और डेवलप होते जाते हैं माँ के पेट के अंदर, तो ये बच्चा फिंगर अलग अलग हो जाते हैं। स्टार्टिंग में सभी जुड़े रहते हैं, तो फिर कैसे डाइजेस्ट हो गए? अपने आप डाइजेस्ट कैसे हो गए? तो उसका आंसर बच्चा लाइसोसोम। लाइसोसोम ने उसे डाइजेस्ट किया। लाइसोसोम ने क्या किया? वहां पर एंजाइम रिलीज किए और जिससे वहां पर सेल का मर गया। तो इसी तरह से कोई भी ऑर्गन है, उसको बच्चा हटाना है, डिग्रेड करना है, डाइजेस्ट करना है, तो यहां पास लाइसोसोम उस पूरे ऑर्गन को डाइजेस्ट कर देगा। तो एक तरह हमारे लिए बेहतर, अच्छा ही तो हुआ। हमारे तो लोग बोलते हैं सर सेल ने सुसाइड कर लिया, ये तो नुकसान हो गया। नहीं, अरे सेल तो कैंसरस सेल था, सेल तो खराब सेल थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, हमारा सेल चाहता है कि उसे भाई जल्द से जल्द हटाओ, वो तो खराब वाला सेल है, इसलिए मारना जरूरी है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, ये आपका डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी मान लो बच्चा न्यूट्रोफिल, पढ़ गया हो ना न्यूट्रोफिल, और यहां पास आ गया बैक्टीरिया। अब पढ़ते हो कि बैक्टीरिया को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं,
फैगोसिटिक। फैगोसिटिक मतलब खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। सर कैसे कैसे? तो डब्ल्यूबीसी के अंदर यानी न्यूट्रोफिल जो है उनके अंदर वेल डेवलप्ड लाइसोसोम है। बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया, उन्होंने न्यूट्रोफिल ने बैक्टीरिया को इंसल्व कर लिया, ले लिया। अब लेने के बाद में लाइसोसोम क्या करेगा, एंजाइम के हेल्प से डाइजेस्ट कर देगा। तो बोलते हैं ना कि ये क्या करता है बच्चे, खा जाता है बैक्टीरिया को, वायरस को ना, ये तो खा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है? तो अपने अंदर लिया, लाइसोसोम वेल डेवलप्ड है, हाईली एक्टिव है, इनके अंदर में अपने एंजाइम के हेल्प से डाइजेस्ट कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लाइसोसोम की सारी कहानी क्लियर होगी? एक लाइन में रिपीट कर दे रहा हूं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा लाइसोसोम पे, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसने किया, तो आप बोलिएगा GERL। ये चीज याद रखिए, बोले मतलब लाइसोसोम का फॉर्मेशन एक्चुअली में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सारे प्रोटीन्स बनाए। इस प्रोटीन को मॉडिफाई और पैकेज किसने किया? गोल्जी बॉडी ने। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी ER मिल गए करते। पहला क्वेश्चन। लाइसोसोम के अंदर में दे कंटेन द 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक कहने का मतलब पानी के हेल्प से तोड़ने वाले, ठीक है। और ये जब भी काम करेंगे एसिडिक कंडीशन में करेंगे। पीएच शुड बी 5, पीएच शुड बी 5 होना चाहिए। न्यूट्रल पे काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। और सर इनके अंदर जो एंजाइम होंगे क्या कहेंगे? सब में एज वर्ड जोड़ दीजिए, सबस्ट्रेट के नाम में एज जोड़ दीजिए। कार्बोहाइड्रेस, लाइपेज, न्यूक्लियस, आरएनएस, फॉस्फेटेस, सल्फेटेस, आपकी मर्जी, ठीक है। और सर इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा मेनली खाने को पचाने में। अमीबा के अंदर खाना आ गया, खाना को पचाएगा कैसे? तो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ेगा। एक बात समझ में आई। दूसरा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया वायरस आए, उनको डाइजेस्ट करना है, खाना है, पचाना है, कैसे करेगा? लाइसोसोम की हेल्प से। जो फंगस है खाना पचाता है, तो वो बॉडी से एंजाइम रिलीज करेगा। कहां से आया एंजाइम? तो वो लाइसोसोम ही तो देगा। तो मेरे में से लाइसोसोम 100% सभी को क्लियर है। अब देखिए जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल ने बोला कि देख भाई मुझे तो, मैं तो ऑटोट्रॉफ, मैं खाना तो खुद में बनाता हूं, मैं खाना तो खुद से बनाता हूं, ऑटोट्रॉफिक हूं ना, मुझे तो खाना डाइजेस्ट करना नहीं है, मैं क्यों खाना डाइजेस्ट करूंगा, मैं क्यों पचाऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड हम थोड़ी ले रहे हैं कि सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो प्लांट ने बोला कि मुझे लाइसोसोम की जरूरत नहीं, प्लांट ने बोला मुझे लाइसोसोम की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप पढ़ेंगे तो प्लांट में लाइसोसोम जनरली एब्सेंट होगा। अगर होंगे भी तो बच्चा बहुत कम नंबर में होंगे, लेस डेवलप्ड होगा, क्योंकि प्लांट को खाना पचाने का टेंशन नहीं, प्लांट तो खाना खुद से बनाता है, तो उसे पचाने का टेंशन है नहीं, इसलिए लाइसोसोम की उसे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लांट ने बोला ऐसा करो गोल्जी बॉडी और ER। अब लाइसोसोम की जगह मेरे अंदर में एक नया ऑर्गेनेल बना दो, वैक्यूल। आई बात समझ में? प्लांट ने बोला कि मेरे अंदर में लाइसोसोम की जगह आप नया एक ऑर्गेनेल बना दीजिए। क्या बना दीजिए भाई? वैक्यूल। तो बोले ये वैक्यूल का करेगा क्या? तो इसने बोला प्लांट सेल में, देखिए मेरा सेल है, वैक्यूल क्या करेगा, सेल के अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल आ गया, सेल के अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, सारा वेस्ट मटेरियल को मैं यहां रख दूंगा, वेस्ट मटेरियल को यहां रख दूंगा। जो भी सेल के अंदर में कुछ एक्सेस मटेरियल है, ज्यादा हो गए, आपके घर में कुछ चावल ना ज्यादा हो गए, दाल ज्यादा होगी, सब्जियां ज्यादा होती, तो आप बच्चों कोई स्टोर्ड हाउस में रख देते हो ना, फल ज्यादा लेते हैं स्टोर रूम में रख देते हो। तो ये एक तरह से सेल का बच्चा स्टोर्ड रूम है। जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी, मिनरल ज्यादा हो गए रख दीजिए, शुगर ज्यादा हो गए रख दीजिए, पानी ज्यादा हुआ रख दीजिए। आगे बात समझ में? तो ये वेस्ट मटेरियल रखेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट में जो भी मिनरल्स है, शुगर है, इमाइनो एसिड है, पानी है, उनको रखने का काम संभालेगा। तो एनसीईआरटी ने इसी को नाम दिया बच्चा सैप वैक्यूल। तो तुम बोलोगे सर सैप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैप? तो सैप का मतलब है कि आप क्या करो, पानी, सैप का मतलब वाटर प्लस मिनरल्स,
वाटर प्लस सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन को आप सैप कह सकते हो। सैप का मतलब हो गया सॉल्यूशन, जो पानी है वाटर है उसके साथ में सॉल्यूट भी घुल गए, तो जितना भी पानी होगा वो कहां स्टोर हो गए, वैक्यूल में, और उस पानी के अंदर में घुल गए कौन, सॉल्यूट, एमाइनो एसिड, सॉल्ट, शुगर घुल गए, तो ये क्या बन गया भाई, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं सैप वर्ड। लेकिन आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी वैक्यूल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 3 पार्ट्स में, मैं आपको 4 बता देता हूं, मैं 4 बता देता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो वैक्यूल को एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बोले ठीक है, कौन कौन सा। पहला गैस वैक्यूल, ये ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया है, गैस वैक्यूल, चलिए। दूसरा है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, चलिए देखते हैं फूड वैक्यूल क्या होते हैं, चलिए। और तीसरा एनसीईआरटी ने डिटेल से डिस्कस किया है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल से करना है, वो है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, तो सर गैस वैक्यूल हमने कहीं पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा है। जब तुम्हें मैंने टॉपिक पढ़ाया था बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें बच्चा हल्का बनना है, पानी में फ्लोट करना है, याद करो, जो बैक्टीरिया पानी में तैरना चाहते हैं, हल्का बनना है, फ्लोट करना है, तो उनके अंदर में गैस से भरे हुए एक वैक्यूल पाया जाएगा, अंदर में गैस भर देंगे, अंदर में क्या भर दिया है, गैस। अब गैस भरने से ये क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और जिससे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हल्का हो जाएगा, जिससे आसानी से पानी में तैर सके। तो सर गैस वैक्यूल कहां पाया जाएगा, ये बच्चा पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। कहां सर, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे, उन्हें बॉडी को हल्का बनाना है, जिससे वो पानी में फ्लोट कर सके, तैर सके। तो उसने अपने अंदर में गैस से भरा हुआ स्ट्रक्चर बना लिया, नाम दे दिया गैस वैक्यूल, डन। प्लांट में नहीं होगा, एनिमल में नहीं होगा बच्चा, ये केवल कहा मैंने बोला, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होगा, याद रखिएगा, या हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होंगे, ठीक है। सर फूड वैक्यूल बताओ, एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा इन प्रोटिस्टेंस। फूड वैक्यूल क्या है समझिए, मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा है, और अमीबा है, अमीबा के पास में फूड आ गया, फूड, तो अमीबा क्या करेगा, इस फूड को इनटेक करेगा, इस फूड को इनटेक करेगा, और वो अपने मेम्ब्रेन से उसे कवर कर देगा। जो भी चीज है बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड होना चाहिए। तो फूड आया, मेम्ब्रेन से जुड़ा, मेम्ब्रेन ने उसके ऊपर में लेयरिंग बना दी। अब ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर जो बन गया, फूड से जो कवर्ड स्ट्रक्चर बन गया, ये फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। तो सर ये फूड वैक्यूल करेगा क्या, ध्यान से सुनो, ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम से बाइंड करेगा, ये बच्चा लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करेगा, इस फूड को डाइजेस्ट करेगा, खाने को पचाएगा। कॉम्प्लेक्स फूड थे, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट थे, लिपिड थे, उनको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद में जो फूड डाइजेस्ट हो गए, तो उनको अब बॉडी के अंदर में सिंपल फूड को डाल देगा, ठीक है। तो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन किया, लाइसोसोम। तो पहले खाना आए तो उन्होंने एक मेम्ब्रेन से कवर्ड कर लिया, तो ये जो कवर्ड मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी को क्या कहेंगे बच्चा, फूड वैक्यूल। लाइसोसोम से बाइंड करेगा और ये खाने को डाइजेस्ट करेगी, तो ये हो गया बच्चा आपका फूड वैक्यूल, नाम से लिखा है, खाने वाला वैक्यूल, फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैंने आपसे डिस्कस किया है बच्चा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया जा चुका है, फटाफट एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल समझना ध्यान से, मान लो ये खारा पानी है, नमक वाला पानी है, नमक वाला पानी है, ओशन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, और यहां आपके अमीबा साहब है, ये अमीबा है, अमीबा एक सेल है, तो सेल है तो कुछ ना कुछ बच्चा सॉल्यूट तो होंगे, S4 सॉल्यूट, S4 सॉल्यूट, कुछ ना कुछ सॉल्यूट तो होगा, कीटायन, इनायन, शुगर, सॉल्ट होंगे, होंगे सॉल्यूट तो होगा। अब ये बच्चा कैसा पानी है, खारा पानी है, मरीन वाटर है, समुद्र का पानी है, सी का पानी है,
सॉल्ट वाटर इसे कहते हैं, खारा पानी कहते हैं, ठीक है। तो बाहर में भी बच्चे सॉल्ट होंगे, बाहर में भी सॉल्ट है, अंदर में भी सॉल्ट है, तो दोनों तरफ सॉल्ट का अमाउंट इक्वल है, इसे कहते हैं बच्चा आइसोटोनिक। जितना बॉडी के अंदर में सॉल्यूट उतना ही बाहर में सॉल्यूट, दोनों तरफ इक्वल, तो जितना पानी बाहर जाएगा उतना पानी अंदर जाएंगे, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, अमीबा को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि बाहर में भी सॉल्यूट अंदर में भी सॉल्यूट, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, अब मैंने बीकर लिया और यहां अमीबा को डाल दिया। अब बच्चा मैंने जो डाला है पानी वो फ्रेश वाटर है। कैसा पानी है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर उसे कहते हैं जिनमें कोई भी सॉल्ट नहीं हो, यानी रिवर, लेक, पॉन्ड का पानी, नो सॉल्ट, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है। तो सोचो, अंदर में तो बच्चा कुछ ना कुछ तो होंगे, सॉल्ट, शुगर, कीटायन, इनायंस, कुछ तो होंगे बच्चा, उनको सॉल्यूट कह दिया। किसी भी सब्सटेंस को हमने कीटायन है, इनायन है, शुगर है, सॉल्ट है, उसे मैंने सॉल्यूट कह दिया। सर बाहर में तो सॉल्यूट नहीं है, पानी उधर ही जाते हैं जिधर सॉल्यूट का नंबर ज्यादा होता है, तो पानी अंदर आएगा। पानी उधर ही जाता है जिधर सॉल्यूट का नंबर ज्यादा है, तो पानी अंदर आएगा। पानी अंदर आने से अमीबा फूल जाएगा, फट जाएगा, अमीबा फूल जाएगा और फट जाएगा, अमीबा मर जाएगा। तो अमीबा अपने आप को बचाए कैसे, इसलिए अमीबा ने अपने अंदर में एक ऑर्गेनल रखा, जो यहाँ पर बच्चा अभी छोटे दिख रहे ग्रीन वाले, जिसका नाम मैंने दिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये एक तरह से किडनी का काम करता है, ये एक तरह से बच्चे किडनी का काम कर रहे हैं, बोले मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा कि जो वहां पर एक्सेस ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट है या जो पानी इंटर कर गए हैं, इस पानी को बाहर निकाल देगा, इस पानी को पकड़ेगा, बाहर फेंक देगा। जैसे बारिश हुई, तुम्हारे घर बच्चा, पानी अंदर आ गया, तुम्हारे घर के अंदर पानी आ गया, तुम बकेट लेते हो, बाल्टी लिया, पानी भरा, बाहर फेंका, पानी भरा, बाहर फेंका। तो वही काम यहां पर कौन कर रहा है, कर रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, हमारे अंदर में ऑस्मो रेगुलेशन किडनी करता है। पानी ज्यादा पिया, यूरिन ज्यादा होगा, पानी कम पिया, यूरिनेशन कम होता है, क्योंकि किडनी का काम है कि बॉडी के अंदर में मिनरल्स, सॉल्ट और पानी मेंटेन करके रखना। सॉल्ट ज्यादा लिया, जल्दी निकालो, सॉल्ट कम है तो मेंटेन करके रखिए, यूरिन से पास नहीं होना चाहिए। तो जो काम आपके अंदर किडनी करता है, अमीबा के अंदर कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पानी मिनरल्स को बैलेंस करने का काम, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आपको बच्चा नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नई एनसीईआरटी ने ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन वर्ड भी लिखा है, यानी वो एक्सक्रीशन भी करेगा और ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा, दोनों का। पुरानी एनसीईआरटी या कुछ के आप लोग में, कुछ के पास जो एनसीईआरटी बुक होगा उसमें केवल लिखा होगा ऑस्मो रेगुलेशन, लेकिन कुछ बच्चों की बुक में ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन है। न्यू एनसीईआरटी में दोनों वर्ड लिखे गए हैं, फॉलो अच्छे से कीजिएगा, दोनों आंसर करके आइएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर मिनरल बैलेंस तो करना ही है, ऑस्मो रेगुलेशन तो ये है, साथ साथ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का भी काम, यानी एक्सक्रीशन का भी काम, जैसे आपका किडनी करता है, किडनी यही काम तो करता है, वेस्ट मटेरियल को हटाने का भी तो काम है। चलिए, अब लास्ट जो है वो है बच्चा आपका सैप वैक्यूल। तो सर सैप वैक्यूल क्या है, फटाफट बता दे, फटाफट। देखिए, ये बच्चा आपका प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर में वैक्यूल का साइज बच्चा अप टू 90% एरिया तक हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूं जरूरी नहीं है, प्लांट के अंदर में वैक्यूल का साइज अप टू, फिर से बोल रहा हूं, अप टू 90% तक हो सकता है, यानी ये सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है।
जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है नीट का कि ये बताइए वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। आप आंसर करके एक टोनोप्लास्ट। डन। सर वैक्यूल में होता क्या है, तो मैंने बोला जो भी सेल के अंदर में एक्सेस अमाउंट में है, पानी डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, एमाइनो एसिड डाल दीजिए, मिनरल्स डाल दीजिए, जो भी प्लांट के अंदर में एक्सेस अमाउंट में है वो आप यहां डाल सकते हो। स्टोरेज हाउस है या सेल के अंदर में कुछ अगर वेस्ट मटेरियल है तो डाल सकते हो। तो एक तरह से सेल का डस्टबिन का भी काम कर रहा है, स्टोर्ड हाउस का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी यहां लिखती है कि अगर मान लो बाहर में मिनरल्स बचा 1 है तो यहां तो बचा 5 होंगे ना, अंदर में मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि जो भी मिनरल्स आ रहे हैं उसको स्टोर कर ले रहा है, तो कंसंट्रेशन अंदर में वैक्यूल में ज्यादा होंगे। बाहर में देखिए 1 है, अंदर में तो 5 है, तो हमेशा कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होगी। ये एनसीईआरटी में लिखा है। लास्ट, इस वैक्यूल में एक पिगमेंट पाया जाएगा जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बस जान लीजिए नाम क्योंकि नीट के क्वेश्चन में आया था। इनके अंदर कुछ पिगमेंट होंगे जिसका नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो कलर देने का काम करेंगे। जो क्या करेंगे? कलर देने का काम। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, कलर देंगे। सर जैसे आपने रोज का प्लांट देखा है क्या, उसमें अट्रैक्टिव कलर होते हैं पेटल्स के, एंथोसाइनिन के चलते। जो रोज के अंदर में कलरफुल पार्ट होता है, या आपने जामुन खाया है, जामुन जब आप खाते हो तो आपका जैसे ही खाया अच्छा पूरा का पूरा टंग ना, माउथ वाला पार्ट क्या कलरफुल हो जाता है? क्यों? कलर कहाँ है, किसने दिया? तो सेल के अंदर में कौन थे, वहां एक वैक्यूल में कौन सा पिगमेंट था? एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो कलर देने का काम करता है, वो भी वैक्यूल में पाए जाते हैं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, सारे के सारे कहा? वैक्यूल में। मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट। एरिया 90% तक हो सकता है। चलो यहां तक कर लोगे फटाफट सभी लोग? ठीक है। किसी बच्चे ने बोला सर कॉन्वेक्स कॉनकेव वापस से बता दो, बहुत इजी था, बहुत इजी थे। ये सेल था, ये न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस के तरफ जो पार्ट है, न्यूक्लियस के तरफ जो पार्ट होगा इसे एनसीईआरटी ने कहा है सिस। न्यूक्लियस के दूर वाले को ट्रांस का है, न्यूक्लियस के तरफ वाले को एनसीईआरटी ने कॉन्वेक्स कहा है, न्यूक्लियस के दूर वाले को एनसीईआरटी ने कॉनकेव कहा है, न्यूक्लियस के तरफ वाले को एनसीईआरटी ने फॉर्मिंग एंड का है, फॉर्मिंग, और न्यूक्लियस से दूर वाले को एनसीईआरटी ने मैच्योरिंग का है। डन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? डन, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो जाइए और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, मेरे से हो जाएगा। हाँ तो मेरे से करो, एनसीईआरटी बहुत आसान से है, सेल वाला चैप्टर ऑलरेडी आसान है। ठीक है, चलो ठीक है।